हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 51 देखेंगे और आज के लेक्चर में हम WPI और CPI इन दोनों इंडेक्स नंबर से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो कैलकुलेशन के अराउंड होगा और कैलकुलेशन से पहले हम ये समझेंगे कि WPI और CPI इंडेक्स बनता कैसे है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, और देखिए आज के लेक्चर में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर नंबर 50 में मैंने WPI और CPI को लेकर जो भी रेलेवेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यानी WPI CPI के सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उनमें क्या रिविजन्स हुए हैं और इन दोनों इंडेक्स नंबर में क्या डिफरेंस है, उनकी एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस, ये सब मैंने बहुत डिटेल में कर रखा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार मेरा लेक्चर नंबर 50 WPI और CPI पे देख लें। वहाँ पे आपको फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल कंपैरेटिव एनालिसिस मिलेगा। उसके बाद जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपके लिए इन इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन और फिर इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन समझना बहुत कंफर्टेबल होगा। अब देखिए, जो भी इंडेक्स नंबर होते हैं उनकी अपनी एक बेस ईयर होती है और एक बेस वैल्यू होती है विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 100। तो जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन, जो हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं WPI या CPI से, दोनों में सेम ही मेथड यूज होता है। ठीक है, वी यूज़ द पॉइंट टू पॉइंट मेथड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट मी राइट इट। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अगर मैं WPI की बात कर रहा हूँ तो WPI कोलोन बेस ईयर क्या होता है 2011-12 और इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है 100। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं WPI कोलोन बेस ईयर इक्वल्स टू 100। अगर मैं आज की डेट में बात करूं WPI इंडेक्स की अगर मैं WPI इंडेक्स वैल्यू की अप्रैल 2023 में बात करूं कि इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, तो देखिए वो होगा WPI कोलोन अप्रैल 2023 इज इक्वल टू 151.1। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो WPI इंडेक्स नंबर है इसकी 2011-12 में वैल्यू थी 100, अप्रैल 2023 में इसकी वैल्यू हो गई है 151.1। तो अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो देखिए ये फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल वैल्यू और 100 विल बी द इनिशियल वैल्यू। और परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट इज चेंज मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो क्या आएगा 51.1%। इसका मतलब क्या है कि जो होल सेल इन्फ्लेशन है इंडिया में वो 2011-12 से आज अप्रैल 2023 की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो होलसेल इन्फ्लेशन है, यानी होलसेल लेवल पे जो गुड्स को हम इंक्लूड करके WPI इंडेक्स बनाते हैं, उन आइटम्स में ऑन एन एवरेज 51% उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, उनमें 51% का इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है, और ये भी जो 51% आपको इन्फ्लेशन दिख रहा है, इट इज़ मेनली टिल 2017। उसके बाद से होलसेल जो इन्फ्लेशन है उसमें बहुत रिडक्शन हुई है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं CPI की बात कर लूँ कि CPI में क्या इन्फ्लेशन हुआ है, तो देखिए यहाँ पे CPI का ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। अभी मैं बहुत आपको रफ चीज़ें समझा रहा हूँ, अभी हम इनकी डिटेल्ड एनालिसिस समझेंगे। जैसे जो हमारा CPI कंबाइंड है इसको CSO एस्टिमेट करती है, और देखिए जो भी CPI के इंडेक्स हैं, ठीक है,
जो अर्लियर 4 ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए बना था वो मैंने लेक्चर नंबर 50 में बता रखा है। पर 2011 में CSO ने 3 CPI इंट्रोड्यूस किए थे, CPI अर्बन, रूरल और कंबाइंड। तो यहाँ हम CPI कंबाइंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोलोन बेस ईयर क्या है 2012 इज इक्वल टू 100। अगर आज की डेट में हम CPI कंबाइंड कोलोन बात कर लें जुलाई 2023 इज इक्वल टू, ये CPI इंडेक्स वैल्यू कितना हो गई है 186.3। तो अगर आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज या इसी को हम इन्फ्लेशन रेट बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू 86.3%, ठीक है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये ऑन एन एवरेज है, यानी 2012 से 2023 तक ऑन एन एवरेज जो भी रिटेल इन्फ्लेशन है वो 86.3% है, ठीक है। लेकिन जब भी हम, ये तो एवरेज वैल्यू हो गई कि 2012 में जो इंडेक्स वैल्यू 100 था, आज वो इंडेक्स वैल्यू 186.3 है। लाइक WPI में आज की डेट में इंडेक्स वैल्यू है अराउंड 154 के आसपास, क्योंकि वो डेटा थी अप्रैल का, ठीक है। पर एज ऑफ जुलाई इट इज़ अराउंड 154, ओके। तो WPI में ऑन एन एवरेज परसेंटेज चेंज हुआ है 54% इन्फ्लेशन हुआ है, और CPI में अराउंड 86% इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है। पर जब भी हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो ईयर ऑन ईयर होता है, ठीक है। अब ये ईयर ऑन ईयर क्या होता है वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा, पर ये तो मैंने बता दिया कि हम मेजर कैसे करते हैं इन्फ्लेशन रेट को, कि जो भी इंडेक्स वैल्यू है उसमें कितना परसेंट चेंज हुआ है, ठीक है। और जब भी हमें, जैसे आप इकोनॉमी में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन सुनते हैं, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि सारे कमोडिटीज़ को अकाउंट में लेकर इन्फ्लेशन बनता है, ठीक है। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन उन कमोडिटीज़ को लेकर बनता है जिनकी प्राइसेस वोलाटाइल नहीं होते, यानी कि अगर आप बास्केट साइज से फूड और फ्यूल को हटाकर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे तो कोर इन्फ्लेशन कहलाएगा, और सारी कमोडिटीज़ को अकाउंट में लेकर जो भी आपके बास्केट आइटम हैं उन सबको लेकर अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हो तो हेडलाइन होगा। अब WPI भी हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर कर सकता है, CPI भी कर सकता है। WPI होलसेल लेवल पे करता है इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, CPI रिटेल इन्फ्लेशन या कंज्यूमर पे पड़ने वाली महंगाई या इन्फ्लेशन को मेजर करता है। से फॉर एग्जाम्पल चलिए कैलकुलेशन की ही पहले बात कर लेते हैं। जैसे ओके ऑल राइट, चलिए पहले कैलकुलेशन की ही बात कर लेते हैं। अगर कैलकुलेशन को मैंने टच कर दिया है तो लेट्स फिनिश इट। जैसे मैंने बोला ना कि जो आपको इकोनॉमी में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन सुनने को मिलता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझिए कि वो CPI कंबाइंड रिटेल इन्फ्लेशन है, वो भी हेडलाइन, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल पहले WPI की बात कर लेते हैं, ओके, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। WPI और CPI का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो हम समझेंगे, बिकॉज वही मेन चीज़ है। पर चलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल को पहले, इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन को पहले ख़त्म ही कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन जो रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन ईयर बेसिस। YOY का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। सो इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड ऑन ईयर बेसिस, मतलब इन्फ्लेशन रेट एक साल के पीरियड पे कैलकुलेट होता है। यहाँ जो हम फार्मूला यूज करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट मेथड, ठीक है। सो द मेथड विच वी यूज इज पॉइंट टू पॉइंट मेथड, ओके, टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन विच इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। फॉर एग्जांपल अगर आपको WPI का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर WPI इन्फ्लेशन, IR मतलब इन्फ्लेशन रेट,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम होलसेल WPI इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि अब देखिए ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या है कि अगर आप अप्रैल 2023 की बात करेंगे तो अप्रैल 2023 में WPI की जो इंडेक्स वैल्यू है उसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा WPI की इंडेक्स वैल्यू जो अप्रैल 2022 में है, ठीक है। और अगर आप मई 2023 की बात कर रहे हैं तो WPI का जो मई 2023 में इंडेक्स वैल्यू है उसे आपको कंपेयर करना होगा मई 2022 के इंडेक्स वैल्यू से, यानी कि एक साल का टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर आप जनवरी 2023 की बात कर रहे हैं तो वो जनवरी 2022 से कंपेयर होगा। अगर आप फरवरी 2023 की बात कर रहे हैं तो फरवरी 2022 से कंपेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है वो अप्रैल 2023 का है। तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा कि जो हमारा WPI इंडेक्स की जो वैल्यू है अप्रैल 2023 में माइनस WPI की जो इंडेक्स वैल्यू है अप्रैल 2022 में, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब एक साल के ऊपर हम चेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये चेंज किस पे कैलकुलेट होगा, WPI वैल्यू फॉर अप्रैल 2022 मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक्चुअली में ये परसेंटेज चेंज ही है, यानी अप्रैल 2023 में WPI इंडेक्स की जो वैल्यू है माइनस WPI इंडेक्स की जो वैल्यू है अप्रैल 2022 में डिवाइडेड बाई WPI इंडेक्स वैल्यू इन अप्रैल 2022 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये इस मेथड को पॉइंट टू पॉइंट मेथड कहते हैं, एंड यू विल गेट इन्फ्लेशन रेट की मतलब 2022 से 2023 तक कितना इन्फ्लेशन रेट WPI इन्फ्लेशन रेट इंडिया में रहा है। तो लेट्स पुट द वैल्यू। अब जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को मैंने कहाँ से निकाला है, तो इन वैल्यूज़ को मैंने लिया है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की वेबसाइट से, ठीक है। तो जब भी आपको WPI इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की वेबसाइट। वहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा WPI प्रेस रिलीज आर्काइव, उसको आप क्लिक करिए तो WPI को लेकर जो भी प्रोविजनल और फाइनल वैल्यू इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। और आर्काइव में वो मतलब आपको वो पूरी एक आर्काइव है, वो एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको 2012 से लेके अब तक के हर साल के हर मंथ का आपको प्रोविजनल मतलब फाइनल डेटा और प्रोविजनल डेटा ये सब मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने WPI के आर्काइव से ये वैल्यूज़ निकाली हैं। तो लेट्स पुट द वैल्यूज़। तो देखिए अब हम क्या बोलेंगे कि इन्फ्लेशन रेट IR मतलब इन्फ्लेशन रेट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्रैल 2023 में WPI की इंडेक्स वैल्यू कितनी थी, इट वॉज 151.1 माइनस WPI इंडेक्स की अप्रैल 2022 में कितनी वैल्यू थी, इट वॉज 152.3 मल्टीप्लाई बाई 100 और इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 152.3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली माइनस 0.79%। और ये इन्फ्लेशन रेट क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। यानी अप्रैल 2022 से 23 में होलसेल इन्फ्लेशन रेट माइनस 0.79% है। अब आप सरप्राइज़ हो जाएंगे इस इन्फ्लेशन रेट को देखकर। सरप्राइज़ क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन को हम डिफ्लेशन कहते हैं, तो क्या अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक इंडिया में अगर होलसेल इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव है तो ये तो डिफ्लेशन की सिचुएशन है। और जब भी डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो रिसेशन की सिचुएशन बनती है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार इकोनॉमी क्या रिसेशन में, और एक तो देखिए कितनी छोटी वैल्यू है इन्फ्लेशन रेट, और दूसरी बात ये निगेटिव है। और मैं बता दूँ 2022
2022-23 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ थी 7.2%। तो अगर जीडीपी ग्रोथ अराउंड 7% है और इन्फ्लेशन रेट निगेटिव है, इसका क्या मतलब है? तो पहले मतलब तो ये है कि ये होलसेल इन्फ्लेशन रेट है, ये निगेटिव है, पर रिटेल इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव है। ओके, इट इज़ मोर देन 6%, इट्स हाँ इट इज़ मोर देन 6%। ओके, मोर देन 5%, सो रिटेल इन्फ्लेशन इज़ बिटवीन 5 and 6%। पर अगर जुलाई मंथ के लिए, जो जुलाई टू जुलाई यानी जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के लिए जब मैं रिटेल इन्फ्लेशन निकालूंगा तो वो 7.5% है। ठीक है, पहले इसकी एनालिसिस देख लेते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन रेट निगेटिव है तो इकोनॉमिक ग्रोथ 7% कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो ये है कि ये WPI इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं, वो भी 697 गुड्स आइटम को, वो भी होलसेल लेवल पे। इनमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इनकी प्राइसेस में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। और होलसेल लेवल पर देखिए इन्फ्लेशन पॉजिटिव निगेटिव होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो भी गुड्स हैं उनकी प्राइसेस घटती बढ़ती रहती हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप किस महीने से किस महीने तक के लिए निकाल रहे हैं। जब आप अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के लिए WPI इन्फ्लेशन रेट निकालें तो निगेटिव आ रहा है। अगर आप जून 2022 से जून 2023 के लिए निकालेंगे तो आपको इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 में WPI इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा आएगी बिकॉज ऑफ द फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी हाई था इन द मंथ ऑफ जुलाई, और वो मिड जून से बनना शुरू हो गया था, तो वो फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दोनों पे पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में आपने देखा इन्फ्लेशन रेट निगेटिव है। मई 2022 से मई 2023 में मे बी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर लेस देन 5.5% ही होगा, 1% के अंदर ही होगा जो भी पॉजिटिव निगेटिव हो। तो इसी तरह से अगर आप ऐसे देखिए, ये तो अच्छा, पहले इसकी एनालिसिस ख़त्म कर लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव आ रहा है तो इससे रिसेशन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि रिसेशन तब बनती है जब एक प्रोलॉन्ग मतलब एक लंबे समय तक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइसेस परसिस्टेंटली फॉल कर रही हैं। ठीक है, WPI इन्फ्लेशन रेट ये जो हम एक अलग अलग महीने का मतलब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कंपेयर, ये पॉजिटिव निगेटिव होते रहते हैं। ठीक है, और ये गुड्स की प्राइसेस पे, और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट निगेटिव क्यों है? इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आप याद करिए कि अप्रैल 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, एंड बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हो गई थी। उसकी वजह से तो एक तो फ्यूल इन्फ्लेशन हाई था, फूड इन्फ्लेशन हाई था, फर्टिलाइज़र में इन्फ्लेशन था, और मेटल्स की भी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी। और अप्रैल 2023 आते आते इन चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी कम हो गई। तो ऑब्वियसली अगर प्राइसेस कम हो रही हैं समय के साथ तो निगेटिव इन्फ्लेशन तो आना ही था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ 7% है, प्रोडक्शन हुआ है, और रिसेशन तब आता है जब परसिस्टेंटली प्राइसेस फॉल कर रही हों, जो जनरल प्राइसेस है वो परसिस्टेंटली फॉल करती चली जाए। पर यहाँ पे प्राइसेस के बढ़ने घटने के जो रीजन्स होते हैं वो डिमांड और सप्लाई की बात होती है। ठीक है, और वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रसिया यूक्रेन वॉर नहीं हुआ होता तो ये इन्फ्लेशन रेट आज के डेट में पॉजिटिव होता। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि मैंने आपको एक बात यहाँ बताया, ये हमने लिया था, ये था WPI इंडेक्स वैल्यू अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 के लिए। इन्फ्लेशन रेट कितना आया है? -0.79%। इसी तरह से आप ले लीजिए मई 2022 से मई 2023 तक के लिए वैल्यू निकाल लीजिए, और यहाँ ऊपर डॉट डॉट डॉट
जनवरी 2022 से आप निकाल लीजिए जनवरी 2023 के लिए। और जब ये 2023 ख़त्म होगा, अभी तो हम सितंबर में हैं, मान लीजिए कि हम 2024 में चले जाते हैं, इस तरह से डॉट 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 जब आप दिसंबर 2022 को दिसंबर 2023 से कंपेयर करेंगे तो ये जो भी आपको ये इन्फ्लेशन रेट्स जो भी यहाँ मिलेंगे, इन सारे इन्फ्लेशन रेट का जब आप एवरेज निकालेंगे उसको बोलते हैं 52 वीक्स एवरेज। ठीक है, इन सब की जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, यानी जनवरी से जनवरी तक का, फरवरी से फरवरी, अप्रैल से अप्रैल, मई से मई, इस तरह से 12 महीना का, यानी दिसंबर से दिसंबर तक का, तो ये जो भी इन्फ्लेशन रेट आएंगे वो 12 आएंगे। तो उन सब का मतलब लेट्स IR1 प्लस IR2 डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस IR12 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 52 वीक्स एवरेज का मतलब है, 52 वीक्स का मतलब 364 डेज, यानी कि 12 महीने की बात हो रही है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब जनवरी से जनवरी 2022 से 23 का ईयर ऑन ईयर बेसिस, इस तरह से आप 12 महीना के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है उनको निकाल कर उनका एवरेज अगर निकालेंगे तो इसको बोलते हैं 52 वीक्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, और फिर आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इस पूरे साल में 2022 से 23 में ऑन एन एवरेज, यहाँ पे जो 52 वीक्स एवरेज वाला जो इन्फ्लेशन रेट आएगा उसको कैसे रीड करेंगे कि ऑन एन एवरेज 2022 से 2023 तक इंडिया में, 2022 से 2023 में इंडिया में जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है वो इतना परसेंट है। क्यों? क्योंकि हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12 महीना के लिए निकाल कर उनका एवरेज वैल्यू निकाला। सेम गोज़ फॉर CPI, सेम यही सब कैलकुलेशन मेथड CPI में होगा। तो चलिए CPI के लिए कैलकुलेशंस करते हैं। अब यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो CPI कंबाइंड के लिए होंगे। ठीक है, तो CPI कंबाइंड का बेस ईयर होता है 2012 इज इक्वल टू बेस वैल्यू कितना होता है 100। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अगर हमें CPI कंबाइंड का अगर हमें इन्फ्लेशन रेट निकालना है IR, ठीक है, कि 2022 से 2023 में कितना इन्फ्लेशन रेट है रिटेल इन्फ्लेशन, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस कैसे होगा, से फॉर एग्ज़ाम्पल जो CPI जुलाई 2023 में इंडेक्स वैल्यू है माइनस CPI की जो इंडेक्स वैल्यू है जुलाई 2022 में, ठीक है, डिवाइडेड बाई CPI की जो इंडेक्स वैल्यू है जुलाई 2022 में, और ये पूरा इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो CPI इंडेक्स की जुलाई 2023 में वैल्यू कितनी थी, ये है 186.3, और CPI इंडेक्स की जुलाई 2022 में कितनी वैल्यू थी, इट इज़ 173.4 अपॉन इनिशियल वैल्यू 173.4 मल्टीप्लाई बाई 100। ये इन्फ्लेशन रेट कितना आएगा, ये इन्फ्लेशन रेट आएगा 7.43%, 7.43%। यानी आप देख रहे हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक, जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, वो तकरीबन 7.5% है। ओके, इट इज़ ह्यूज। और देखिए जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन डेटा पे बनता है, यानी RBI को इन्फ्लेशन को रखना होता है 2% से 6% के अंदर। लेकिन अगर मैं जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के लिए CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन देखूँ तो वो 7.5% है। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन रेट 7.5% क्यों आया, क्योंकि देखिए जुलाई के महीने में जो CPI कंबाइंड जो फूड इन्फ्लेशन था, ठीक है, मैं सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि 2014 में CSO ने फूड इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए कंज्यूमर फूड प्राइसेस इंडिसेस निकाले थे, रूरल अर्बन कंबाइंड। तो जो CPI मतलब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, अगर उसने जो फूड इन्फ्लेशन को मेज़र किया, इट इज़ अराउंड 13%। तो अगर फूड इन्फ्लेशन 13% रहा, ठीक है, 13% मतलब जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक ये जो CPI फूड इन्फ्लेशन है वो 13% है। तो बिकॉज ऑफ दैट 13% फूड इन्फ्लेशन आपका ये रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये 7.5% है। अब आपको मैं ये तो CPI जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के लिए बात हो रही थी। अब हम रिटेल इन्फ्लेशन निकालते हैं CPI जून 2022 से जून 2023 के लिए और फिर कंपेयर करते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे कि इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू थी जून 2023 में माइनस CPI इंडेक्स की वैल्यू जो थी जून 2022 में अपॉन CPI इंडेक्स वैल्यू इन जून 2022 और दिस मल्टीप्लाई बाई 100। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखिए CPI इंडेक्स वैल्यू की जून 2023 में वैल्यू थी 181 माइनस जून 2022 में इंडेक्स वैल्यू थी 172.6 डिवाइडेड बाई 172.6 इंटू 100 और ये वैल्यू कितना आएगी 4.86%। ठीक है, यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है जून 2022 से जून 2023 तक वो 5% से भी कम है। CPI कंबाइंड रिटेल इन्फ्लेशन जो है जून 2022 से जून 2023 तक वो उस एक साल में 5.5% से कम है। लेकिन जब हम जुलाई 2022 से जुलाई 2023 देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 7.5%। तो ये क्यों है? क्योंकि जुलाई 2023 में एज कंपेयर टू जुलाई 2022 फूड इन्फ्लेशन वाज अराउंड 13-14%। ओके, तो आपको ऐसे अब सेम अगर आपको ये जानना है कि 2022 से मतलब रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में कितना है 2023 में एज कंपेयर टू ईयर 2022, तो आपको क्या करना होगा, जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के लिए इन्फ्लेशन रेट डॉट दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक के लिए इन्फ्लेशन रेट, ये जो 12 इन्फ्लेशन रेट आएंगे, कोई 6.5% आएगा, कोई 5% आएगा, कोई 5.5%, कोई 7.5%, कोई 4.86, ऐसे आएंगे। इन सब का आप 12 मंथ का एवरेज ले लीजिए, वो आपका ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट होगा 2022 से 2023 में एज कंपेयर टू 2022। ठीक है, तो हम इन्फ्लेशन को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, WPI और CPI के कंस्ट्रक्शन की बात करें उससे पहले मैं आपको चलिए पहले कंस्ट्रक्शन की अब बात कर लेते हैं, फिर मैं इन कैलकुलेशन की कुछ एनालिसिस भी आपको समझाऊंगा। तो अब आते हैं पहला इंडेक्स कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बनता कैसे है। तो देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन बनाता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, WPI में रिवीजन हुआ था 2017 में। उस रिवीजन के तहत क्या था कि WPI का 2017 से पहले बेस ईयर था 2004-05, उसे बदल के 2011-12 कर दिया गया और 2017 में WPI फूड इंडिसेस भी लॉन्च हुआ था टू मेजर द फूड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एट होलसेल लेवल। अब WPI के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। WPI की जो बास्केट साइज है वो है 697 आइटम्स का। ठीक है, और ये जो 697 आइटम्स हैं इनको 3 कमोडिटी ग्रुप्स में रखा गया है। तो वो कमोडिटी ग्रुप्स क्या हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। तो इन्हीं तीनों कमोडिटी ग्रुप्स के को लेकर WPI होलसेल इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। प्राइमरी आर्टिकल्स में टोटल नंबर ऑफ आइटम 117 है, फ्यूल एंड पावर में टोटल नंबर ऑफ आइटम 16 है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स कैटेगरी में 564 आइटम्स हैं और टोटल आइटम कितने हो गए 697।
यानी WPI की जो बास्केट साइज है वो 697 आइटम्स का है। और ध्यान रखने वाली बात है, ये सारे आइटम गुड्स होते हैं, इनमें सर्विसेज नहीं होती हैं, ठीक है। तो इन तकरीबन 700 आइटम्स को अकाउंट में लेकर होलसेल इन्फ्लेशन WPI मेज़र करता है। अब सवाल है कि प्राइमरी आर्टिकल्स की कैटेगरी में कौन से आइटम होते हैं। तो प्राइमरी आर्टिकल कैटेगरी में या प्राइमरी आर्टिकल्स में वो आइटम्स होते हैं जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, अदर फूड ग्रेन्स, अनियन, पोटैटो। एग्रीकल्चर में ही हॉर्टिकल्चर आता है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल। डेयरी फार्मिंग भी आता है, तो मिल्क हो गया, ठीक है। और आपका फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये फिश, चिकन, ये सब क्या आ जाएंगे आपके प्राइमरी आर्टिकल्स में। माइनिंग एंड क्वेरिंग से क्या आएंगे? मिनरल ओर। और जो क्रूड पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं मिडिल ईस्ट से, रसिया से, जो डिस्काउंटेड प्राइस पे, वो क्रूड पेट्रोलियम भी प्राइमरी आर्टिकल्स में आएगा। लेकिन जब हम क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस से जब हम उससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब निकाल लेते हैं, LPG, तो वो आएगा फ्यूल एंड पावर की कैटेगरी में। तो प्राइमरी आर्टिकल्स में कुल इस तरह से एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग से आने वाले ये जो रॉ फूड आइटम्स एंड रॉ नॉन फूड आइटम्स हैं, इनकी संख्या 117 है। फ्यूल पावर की संख्या 16 है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में भी अगेन कुछ फूड आइटम्स होंगे और ज़्यादातर नॉन फूड आइटम्स होंगे। फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स हो गया, चिप्स हो गए, और जो भी पैकेज्ड फूड्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं। और नॉन फूड आइटम में क्या आ जाएगा? फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, स्टील्स, मेटल, रबर, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र, ठीक है, केमिकल्स, और क्या आ जाएंगे? जो कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, सीमेंट हो गया, ठीक है, सरिया, रॉड, छड़, ये सब, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएंगे। तो इस तरह से 564 आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में हैं। टोटल आइटम होंगे 697। इनकी प्राइसेस को अकाउंट में लेकर WPI होलसेल इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। यहाँ जो मैंने आपको आइटम समझाएं, जब आप ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की वेबसाइट को विजिट करेंगे और वहाँ पे WPI प्रेस रिलीज़ जो उनकी आर्काइव है वहाँ देखेंगे, तो आपको इन कैटेगरी में और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको आइटम्स दिख जाएंगे और नंबर ऑफ़ आइटम्स उसमें मेंशन्ड है। टोटल 697 मेंशन नहीं होते हैं, पर स्टिल जितने मैंने एग्जांपल्स दिए इनसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वेटेजेस की, कि ये तो WPI के कंस्ट्रक्शन में 3 कमोडिटी ग्रुप हो गई, उनमें ये नंबर ऑफ़ आइटम्स हो गए, टोटल आइटम इतने हो गए, और इन 3 कमोडिटी ग्रुप को इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में ये वेटेज दी गई है। प्राइमरी आर्टिकल को वेटेज कितना दिया गया है? 22.6% का। फ्यूल एंड पावर का वेटेज है अराउंड 13% और मैन्युफैक्चर्ड आइटम का अप्रॉक्सीमेटली 64%। ये जो इनको वेटेज मिलती है, ये वेटेज दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का प्रोडक्शन होता है। सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करते तो सर्विसेज को हटा दीजिए। इकोनॉमी में जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उस टोटल प्रोडक्शन में आपको ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दिखेगी कि प्राइमरी आर्टिकल्स के अंदर जो आइटम आते हैं उनका टोटल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 22-23% है। फ्यूल पावर का कंट्रीब्यूशन अराउंड प्रोडक्शन में 13% है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का गुड्स के प्रोडक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 64% वेटेज है। तो उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पे इनको वेटेज दी गई है, क्योंकि अगर उनका वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है तो होलसेल लेवल पे इस वेटेज में वो इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जिसकी वेटेज ज़्यादा है उस कमोडिटी ग्रुप में जो भी कमोडिटीज़ है अगर उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है। तो ये तो WPI के कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। कैलकुलेशंस तो मैंने बता दिया था कि अगर WPI उसकी बेस ईयर 11-12 है तो कैसे लिखते हैं? WPI:11-12 = 100। और आज की डेट में अगर हम 2023 में WPI इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो वो 151 है। ऑन एन एवरेज WPI इंडेक्स 2012 से अब तक 51% बढ़ा है, यानी 51% होलसेल इन्फ्लेशन रहा है ऑन एन एवरेज, ठीक है। वो इन सारे सालों को अकाउंट में लेके बात कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे निकालते हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं
कि पिछले साल के किस महीने से इस साल के उस महीने तक की, अगर हम यहाँ अप्रैल 2023 तक का WPI इन्फ्लेशन रेट निकालना चाहते तो हमें कंपेयर करना होगा WPI की जो इंडेक्स वैल्यू थी अप्रैल 2022 में। तो ये पॉइंट टू पॉइंट मेथड से हम इन्फ्लेशन रेट निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 12 महीना के लिए पॉइंट टू पॉइंट मेथड से इन्फ्लेशन रेट निकाल लें, फिर उनका अगर हम एवरेज निकालें तो उसको 12 मंथ या 52 वीक्स एवरेज होता है, जिसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि ऑन एन एवरेज WPI यानी होलसेल इन्फ्लेशन रेट इंडिया में पिछले एक साल में इतना % हुआ है, ठीक है, यानी 2022 से 23 में इतना % हुआ है। उसी तरह से कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होती है उससे भी इन्फ्लेशन रेट पॉइंट टू पॉइंट मेथड से निकालते हैं, वो मैंने बता दिया। और ये जुलाई 2022 से 23 तक के लिए और फिर जून 2022 से 23 ये एक्चुअल डेटा थी, एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट। ऐसे 12 महीना के निकाल के 12 मंथ एवरेज या 52 वीक्स एवरेज निकाल लीजिए, तो ऑन एन एवरेज 2022 से 23 तक इतना इंडिया में कंबाइंड रिटेल इन्फ्लेशन है। अब आते हैं मेन बात, वो है CPI की बास्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। ओके, तो हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा कि WPI की बास्केट साइज क्या है, वो है 697 आइटम्स का। वेटेज किस बेसिस पे मिली हैं और उन वेटेज की वजह से इन्फ्लेशन अफेक्ट होता है, ठीक है। जिसको ज़्यादा वेटेज मिली है उस कैटेगरी में अगर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेंगे। अब हम CPI की बात करते हैं। देखिए कुछ बड़े फ़र्क क्या हैं कि WPI में हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे थे, CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होती हैं। WPI इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेज़र करने का काम करता है थ्रू सेलेक्टेड आइटम फ्रॉम सेलेक्टेड मार्केट, वो हमने देख लिया। लेकिन CPI जो है वो कंज्यूमर पे पड़ने वाले इन्फ्लेशन को मेज़र करता है। तो अगर हमें कंज्यूमर के ऊपर पड़ने वाले इन्फ्लेशन को मेज़र करना है तो वो करने का तरीका होगा कि हम कंज्यूमर के कंजम्पशन बास्केट की बात करें, यानी जो भी हमारे देश में हाउस होल्ड हैं, ठीक है, उसमें जो भी मेंबर्स हैं उनका जो कंजम्पशन बास्केट है वो समय के साथ कितना महंगा हुआ है, वो हमें बताएगा कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन कितना है। तो जब हम कंजम्पशन बास्केट की बात करते हैं तो कंजम्पशन बास्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन बास्केट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें 6 ग्रुप ऑफ आइटम्स या 6 कैटेगरी होती हैं। पहला होता है अच्छा एक बात और, ये जो मैं बास्केट स्ट्रक्चर और ये जो वेटेजेस की बात कर रहा हूँ ये मैं CPI कंबाइंड के लिए बता रहा हूँ आपको। CPI रूरल और अर्बन में बास्केट यही रहेगा, बास्केट में कैटेगरी यही रहेंगी, इनकी वेटेज बदल जाएंगे। वो मैं आपको एक्चुअल चार्ट से जो CSO की जुलाई महीने के लिए जो CPI इंडेक्स वैल्यूज़ हैं फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड इंडिया के सारे स्टेट के लिए और फिर ऑल ओवर इंडिया के लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बास्केट तो सेम रहेगी, कैटेगरी सेम रहेगी, वेटेज बदल जाएंगे। तो यहाँ वेटेज हैं CPI कंबाइंड के लिए। तो एक बार बास्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो CPI के जो बास्केट स्ट्रक्चर होती है इसमें होते हैं 6 आइटम ग्रुप्स। पहला हो गया फूड एंड बेवरेज, दूसरा हो गया पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, तीसरा हो गया क्लोथिंग फुटवेयर, चौथा हो गया हाउसिंग रेंट, पांचवा फ्यूल एंड लाइट, छठा मिसलेनियस आइटम। मिसलेनियस आइटम में क्या आएंगे? मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, जो भी फैमिली या किसी हाउस होल्ड पे एक्सपेंसेस आते हैं सर्विसेज को लेकर। तो आप देखिए किसी भी हाउस होल्ड का यही कंजम्पशन है, खाने पीने पे, ठीक है, खर्च करता है व्यक्ति, पान टोबैको अल्कोहल पे खर्च करता है, कपड़े पे जूता पे खर्च करता है, घर का रेंट देने में, फ्यूल एंड लाइट में LPG केरोसिन और इलेक्ट्रिसिटी, और मिसलेनियस में जो सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर आ रहे हैं। तो यही हमारा कंजम्पशन होता है। अब वेटेज देखते हैं। फूड एंड बेवरेज को अराउंड, ये जो वेटेज यहाँ मैंने लिखे हैं ये एक्चुअल परसेंटेज हैं, पर मैं इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलता हूँ। फूड एंड बेवरेज को हमने अप्रॉक्सीमेटली 46% वेटेज दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 46% वेटेज देने का क्या मतलब है
कि हमारे कंजम्पशन बास्केट में जो हमारा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका ऑन एन एवरेज 45 या 46% खाली फूड और बेवरेज को हो रहा है। पान टोबैको पे हमारा 2% हो रहा है। क्लोथिंग फिटवेयर पे हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का 6% जा रहा है। घर के रेंट में 10% जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। और फ्यूल एंड लाइट में 7% है। मिसलिनियस एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंस हो गया परिवार का, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर जो हम रिक्रिएशन अदर सर्विसेज जो हम यूज करते हैं उन पे हमारा तकरीबन 28% एक्सपेंडिचर जा रहा है। ठीक है, तो ये बास्केट साइज हो गई। अब आते हैं इसको देखते हैं कि ये बास्केट सेम रहेगी पर रूरल सीपीआई रूरल और अर्बन में वेटेज कैसे बदल जाती है। उसके एनालिसिस के लिए चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ आता हूँ। अगर आपको जैसे मैंने बोला ना WPI के जो भी 2012 से 2023 के इस महीने तक के जो भी इंडिसेस वैल्यू हैं वो आपको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के प्रेस रिलीज आर्काइव में मिल जाएंगे। और अगर आपको रिटेल इन्फ्लेशन यानी जो CSO इंडिसेस बनाती है CPI अर्बन रूरल कंबाइंड, अगर इनकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको विजिट करनी होगी वेबसाइट मॉस्पी। ठीक है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, वेट अ सेकेंड। तो अगर आप मॉस्पी की वेबसाइट यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप मॉस्पी को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये दिखेगा डाउनलोड टेबल्स एंड डेटा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन खुलेगा। और फिर जब आप डाउनलोड टेबल्स एंड डेटा में आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे CPI दिखेगा। इस पर को क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या दिखेगा, स्टेट वाइज इंडिसेस फॉर जुलाई 2023। ठीक है, और आपको अदर रिपोर्ट्स भी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं खोल के। मिसलिनियस रिपोर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपको बहुत सारी तरह के स्टैटिस्टिकल्स रिपोर्ट यहाँ मिलेंगे। अब हमें क्या चाहिए था, CSO जो 3 CPI में जो इंडेक्स वैल्यू पब्लिश करती है हमें वो चाहिए था, तो हमने इस पर क्लिक किया तो फिर ये खुलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये CPI रूरल अर्बन कंबाइंड इंडिसेस वैल्यू हैं इंडिया के हर स्टेट के लिए। और फिर फाइनली जब हम इस चार्ट में एकदम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया वैल्यू मिल जाएंगी। अब देखिए एक बात नोट करने वाली है, CSO जो 3 CPI बनाती है, CPI रूरल अर्बन कंबाइंड, मैंने बोला उसमें बास्केट स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखिए बास्केट स्ट्रक्चर सेम है। R मतलब रूरल, U माने अर्बन, C माने कंबाइंड। ठीक है, तो अगर हम आंध्र प्रदेश के लिए देखें तो फूड एंड बेवरेज, वो कह रहा है कि मतलब रूरल में फूड एंड बेवरेज को लेकर क्या इंडेक्स वैल्यू हैं, अर्बन में फूड एंड बेवरेज की क्या इंडेक्स वैल्यू हैं, और कंबाइंड इंडेक्स वैल्यू क्या। अच्छा, जब कंबाइंड इंडेक्स वैल्यू आप देखते हैं तो ये इन दोनों का एवरेज नहीं है, हम इंडेक्स वैल्यू का एवरेज नहीं लेते हैं, इनकी प्राइसेस का एवरेज लेकर कंबाइंड इंडेक्स वैल्यू बनता है। ठीक है, तो इन इंडेक्स वैल्यू का एवरेज मत लीजिएगा। तो देखिए फूड एंड बेवरेज, पान टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, मिसलेनियस, यही है कमोडिटी ग्रुप। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैंने बोला था बास्केट साइज बदल जाएगा, मतलब बास्केट यही रहेगी, वेटेज बदल जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब हम हाउसिंग वाला सेक्शन देख रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि इंडिया के जो भी स्टेट हैं हाउसिंग में सिर्फ अर्बन के लिए इंडेक्स वैल्यू हैं, रूरल की तो इंडेक्स वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ लोग रेंट पे नहीं रहते हैं, वहाँ लोग अपने घरों में रहते हैं। शहर में कौन आता है, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, हाउस फैमिलीज़ आती हैं जॉब्स के लिए, और जहाँ स्टूडेंट और फैमिलीज़ होंगे यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वहाँ पे स्ट्रीट फूड और तरह के रिक्शा ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और बहुत सारे तरह के जो हमें फूड और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग आ जाएंगे। तो शहरों में जो रेंट कल्चर है वो तो शहर के प्रॉस्पेक्ट की वजह से है।
तो जब रूरल में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हाउसिंग रेंट, जब आप सीपीआई रूरल की बात करेंगे तो वो 10% वेटेज, तो जब रूरल है ही नहीं सीपीआई रूरल में, हाउसिंग रेंट का हमने सेक्शन ही, तो 10% वेटेज कहाँ जाएगा, तो वो 10% वेटेज आ जाएगा फूड एंड बेवरेज में। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। उस चार्ट से आपने क्या समझा? उस चार्ट से आपने ये देखा कि हाउसिंग रेंट जो अभी हमारे एक्सपेंडिचर का 10% है, ये कंबाइंड के केस में है, ये अर्बन के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। रूरल में तो हाउसिंग वाला सेक्शन ही खाली है, यानी 10% जो कंजम्पशन हमारे एक्सपेंडिचर का, ये 10% जो था ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? फूड एंड बेवरेज में। गांव में लोग पान तम्बाकू ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ कुछ बढ़ जाएगा। क्लोथिंग फुटवेयर का भी वेटेज कुछ कम होगा, ये भी कम होगा, तो मे बी कि मिसलिनियस में बढ़े या तो फूड में। तो ये सारी वेटेजेज जो हैं रूरल में, फूड एंड बेवरेज की वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं उस चार्ट पे। तो इस तरह से आप समझिए कि रूरल में हाउसिंग रेंट वाला सेक्शन ही गायब है, तो एक तो वो 10% बाकियों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और मेनली वो फूड एंड बेवरेज, पान टोबैको पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फ्यूल लाइट का भी वेटेज थोड़ा कम होता है, क्लोथिंग फुटवेयर का भी थोड़ा कम होता है, और मिसलेनियस का भी थोड़ा कम होता है, वो भी अगेन फूड बेवरेज और पान टोबैको पे शिफ्ट होगा। तो सीपीआई कंबाइंड और सीपीआई अर्बन लाइक काफ़ी सिमिलर होता है, उनका जो वेटेज होती है इट इज़ लाइक क्वाइट सिमिलर। ठीक है, वो सेम ही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑल ओवर इंडिया डेटा की। देखिए, मैंने जो आपको बोला कि जुलाई 2023 में सीपीआई कंबाइंड की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 186.3% है। 184.7 क्या है? और इंडिया की सीपीआई अर्बन इंडेक्स वैल्यू है, और ये रूरल। तो रूरल इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज फूड एंड बेवरेज का वेटेज ज़्यादा है, और यूजुअली उस सेक्शन में इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। तो ये ठीक है, कंबाइंड अर्बन एंड रूरल। ठीक है, तो रूरल के इंडेक्स वैल्यू 187.6 है। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर ऑल ओवर इंडिया की जुलाई 2023 में इंडेक्स वैल्यू कंपेयर करें 2012 में, जब इंडेक्स वैल्यू 100 थी, तो गांव में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 87% है, यानी चीज़ों की कीमतें 87% बढ़ी हैं। यानी कि गांव में जो बास्केट 2012 में आप 100 रुपये में ख़रीद सकते थे, आज ख़रीदने के लिए 187 रुपये देने होंगे। शहर में 184 रुपये देने होंगे, और अगर सबको कंबाइन करके देखें तो 186 रुपये देने होंगे। अब कुछ एनालिसिस करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के बेसिस पे। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। देखिए, जो सीपीआई कंबाइंड इंडेक्स है जिसका बेस ईयर है 2012, बेस वैल्यू थी 100। आज अगर हम इस सीपीआई कंबाइंड के 2023 में जुलाई में जब इंडेक्स वैल्यू देख रहे हैं तो वो है 186.3, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो ऑन एन एवरेज 2012 से 2023 तक जो इन्फ्लेशन रेट है वो 86.3% का है। इसका मतलब क्या है कि 2012 में अगर एक कंजम्पशन बास्केट है जिसमें कुछ आइटम हैं, अगर उस बास्केट की कीमत 2012 में 100 रुपये की थी, तो आज 2023 में वो बास्केट 186 रुपये की है, यानी तकरीबन 190 रुपये मान लीजिए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 2012 में, अगर आप, चूँकि आप अभी स्टूडेंट होंगे या आप में से जो स्टूडेंट हैं, आप अभी जो भी कॉलेज में हैं, प्रिपरेशन में हैं, या जो भी आप कर रहे हैं, एक बार के लिए इसको दिमाग में इमेजिन करिए कि 2012 में आपके फैमिली से अगर आपका कोई बड़ा भाई या आपका कोई बड़ा भाई या कोई बहन शहर में रह के जब पढ़ रहे थे, उनको 2012 में जो 10,000 पॉकेट मनी मिलती थी, आज 2023 में जो वो 10,000 में जो चीज़ें खरीद पा रहे थे, जो उनका कंजम्पशन था 10,000 में,
आज सेम कंजम्पशन के लिए, सेम चीज़ें खरीदने के लिए आपको 18,600 की ज़रूरत पड़ेगी, तकरीबन 19,000। तो अगर आपको घर में कोई ये ताना मारता है कि 2012-13 में हम भी तैयारी कर रहे थे और 10,000 में हमारा सारा खर्चा होता था, तो आप बोलिए कि वो 2012-13 में जो आप 10,000 में जो कुछ भी कंजम्पशन करते थे, सेम वही चीज़, एक्स्ट्रा छोड़िए, सेम उतना ही कंजम्पशन के लिए आज तकरीबन 19,000 रुपये चाहिए। और अगर आप और पहले जाएं, 2007-8 की अगर आप बात करें तो 2007-8 में जो 7,000 की वैल्यू थी वो आज के 20,000 के बराबर है। यानी अगर आपके फैमिली का कोई व्यक्ति 2007-8 में 7,000 के पॉकेट मनी पे सरवाइव कर रहा था, तो सेम सर्वाइवल, सेम कंजम्पशन के लिए आज की डेट में आपको 20,000 रुपये चाहिए। तो जब कोई आपको ये ताना देता है कि तब वो 7,000 में काम चलाते थे और आपका 20,000 में काम नहीं चल रहा है, तो आप उनको इन्फ्लेशन समझा दीजिए। आप उनको बोलिए कि भाई जो आपके टाइम पे 7,000 की वैल्यू थी, आज उस 7,000 की वैल्यू 20,000 के बराबर है। यानी जो तब 7,000 जो कुछ भी खरीद सकता था, उन चीज़ों को आज खरीदने में लगभग 20,000 रुपये लग रहे हैं। और ये प्योरली स्टैटिस्टिक्स है। और अगर इसको एम्प्लॉयज़ लेवल पे देखना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति 2012 में 1 लाख रुपए कमा रहा था, यानी 1 लाख रुपए इन हैंड सैलरी उठाने वाला व्यक्ति 2012 में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जो लाइफ स्टाइल जी रहा था, वो लाइफ स्टाइल आपको जीने के लिए आज की डेट में 1,90,000 रुपये इन हैंड सैलरी चाहिए। और आई एम नॉट सरप्राइज कि दिसंबर 2023 तक ये रिटेल इन्फ्लेशन हो जाएगा लगभग 192-93, मतलब इंडेक्स वैल्यू 192-93 हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन रेट 90-93% हो जाएगा। और अगर मैं उसको अप्रॉक्सीमेट कर दूं तो मैं ये कहूँगा कि दिसंबर 2023 तक का, जब 2022 दिसंबर से 2023 दिसंबर का जब रिटेल इन्फ्लेशन निकालेंगे तो तकरीबन मुझे लगता है 90% आएगा, 91-92% आएगा। इसका मतलब है कि 2012 में 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति जो ज़िंदगी जी रहा था, वो सेम ज़िंदगी जीने के लिए आज आपको 2 लाख कमाना पड़ेगा या 1,92,000। मेरे कहने का मतलब है कि हमें आज की डेट में, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे आप स्टूडेंट हो, आज की डेट में आपको डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है? क्योंकि जितना इनकम नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है। आज भी इंडिया में 70% पॉपुलेशन ऐसी हैं जिनकी मंथली इन हैंड सैलरी है 20-21,000 रुपये। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। 70% पॉपुलेशन है ये देश में हमारे, जिसकी एवरेज इनकम है 20,000 रुपये महीने। तो सोचिए कि आज की डेट में वो जो 20,000 है वो 2012 में 10,000 के बराबर थे, और 2007-8 में जाएंगे तो वो 7,000 के बराबर थे। तो कोई आपको कह सकता है कि भाई हम 2007-8 में 7,000 में खर्चा चला रहे थे, आप बोलिए कि सेम वो ज़िंदगी आज 20,000 में मिल रही है। तो हमें आज की डेट में जब हम ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, हमें लगता है कि बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, जो हमारे कंजम्पशन बास्केट पे पड़ा, जो कंज्यूमर पे पड़ने वाला इन्फ्लेशन है, वो बहुत बढ़ा है। 90% इन्फ्लेशन का हो जाना, 100 रुपये 190 रुपये के बराबर हो जाए, इट्स ए ट्रेमेंडस इन 10 ईयर्स। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसी के साथ इन्फ्लेशन के टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। अब अगले लेक्चर से हम पॉवर्टी को स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन। और मुझे लगता है कि मैंने आपको इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन, एनालिसिस, मनी कितना डिवैल्यू हुई है बिकॉज ऑफ दिस रिटेल इन्फ्लेशन, या हमारे बास्केट पे जो महंगाई पड़ी है, हमारी बास्केट की साइज क्या होती है, उसको वेटेज क्या मिलता है, ये CPI रूरल अर्बन में कैसे बदल जाते हैं, CSO का एक्चुअल चार्ट, कैलकुलेशन, ये सब हमने देख लिया। So this is all about the inflation. Thank you so much.